और सबसे पहले बड़ी खबर का जिक्र, दिल्ली में 70 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। शाम 5 बजे तक 57.70% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मतदान हुआ है। आपको बता दें 63.83% मतदान हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया जा रहा है, जहां पर बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया है इस लोकतंत्र के महापर्व में और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। आपको बता दें 5 बजे तक 57.70% मतदान हुआ है। 6 बजे तक मतदान होना था, मतदान हो चुका है। हालांकि अभी भी लंबी लंबी कतारें हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं। जो पहले से ही लाइन में लगे थे वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद जो है अब नहीं। और ये जो एग्जिट पोल आए हैं, ये इसके मुताबिक आखिर क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इसका सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं। मैट्राइज के हिसाब से बीजेपी को 35 से 40 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आपको आप देख रहे होंगे 32 से 37। तो वहीं कांग्रेस के खाते में हो सकता है कि एक सीट आ जाए, अदर के खाते में एक भी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा बहुत बदला हुआ नजर आ रहा है। चूंकि हमने पिछले चुनावों में जिस तरह की तस्वीर देखी थी, इस बार तस्वीर बहुत ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे बीजेपी को 35 से 40, यानी कि ये जो एग्जिट पोल दर्शा रहे हैं, हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है पर एग्जिट पोल है, इससे आप समझ सकते हैं, जो अनुमान है इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का जो प्रचार रहा, आक्रामक प्रचार, अगर इतनी ही सीटें आई तो वाकई में वो प्रभाव डालता हुआ नजर आया। आपको 32 से 37 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस, हालांकि इतना एक्टिव कांग्रेस नहीं रही, फिर भी दावे कांग्रेस की ओर से खूब किए गए, पर कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव आज हुआ है, समाप्त हो चुका है चुनाव। और मैट्राइज के हिसाब से आप ये तस्वीर देख रहे हैं, एग्जिट पोल का हम जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी के खाते में 35 से 40 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपके खाते में 32 से 37 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का अगर हम जिक्र करें तो एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अदर के पास कुछ भी नहीं है, अन्य के खाते में कुछ भी नहीं जा रहा है। इस बार बड़ा बदलाव हम ये देख रहे हैं कि जो कई सारी जगह पर, और जो आंकड़ा केजरीवाल ने पिछले चुनाव में जो बहुमत मिली थी, वो इस बार मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं जो दमखम है वो आपका आम आदमी पार्टी का वो कम होता नजर आ रहा है। बीजेपी ने जो प्रचार प्रसार किया, इतने दिनों तक दमखम जो दिखाया, कहीं ना कहीं उसका असर भी हम देख रहे हैं। इसलिए बीजेपी के खाते में कहा जा रहा है कि 35 से 40 सीट जा सकती है। और बीजेपी लगातार दावा भी करती आ रही है कि इस बार कुछ भी हो जाए, आप देखिएगा, लोगों ने हम पर भरोसा जताया है और हम ही जीतेंगे। लोगों ने देखा है कि आखिर लोगों को किस तरह से आम आदमी पार्टी ने चूना लगाया है, ये बार बार बीजेपी कहती रही। और अब जब ये एग्जिट पोल आए हैं तो ये दर्शाते हैं, ये भी दर्शाते हैं कि शायद जो प्रचार प्रसार बीजेपी ने किया है उसका असर दिल्ली में देखने को मिला है। ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी तस्वीर देख रहे हैं, आज की बेहद खास ये तस्वीर है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नेता जो है पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और हमारे साथ सहयोगी अशरफ काजमी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अशरफ, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि आखिर, हालांकि वोटिंग अब खत्म हो चुकी है, पर एग्जिट पोल के हिसाब से अगर हम देखें तो बीजेपी को बढ़त भी मिल रही है, आम आदमी पार्टी नीचे जाती हुई भी नजर आ रही है। क्या क्या फैक्टर रहे इस बार चुनाव में, और आखिर जो एग्जिट पोल के हिसाब से ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं, क्या चीजें रही जो आपको पीछे धकेलती हुई नजर आई? देखिए ऋतु, जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के वो तो साफ दिखा रहे हैं कि भाजपा का हाथ ऊपर है। वो हालांकि वो भी अभी जो पूर्ण बहुमत की हो, जो जादुई आंकड़ा होता है 46 का, वहां तक नहीं है, उससे नीचे ही है। लेकिन ये है कि वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें एग्जिट पोल में उनके पास हैं। 35 से 40 सीटें ऊपर भाजपा को दिखाया गया है, जबकि 32 से 37 सीटें के करीब आम आदमी पार्टी के पक्ष में। लेकिन ऋतु, यहाँ पे एक बात ये भी देखने वाली है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है। 2020 में 5 बजे तक 54.2% 54.2% मतदान हुआ था, जबकि
इस बार 2025 में इसी समय यानी 5 बजे तक 57.7% मतदान हुआ, यानी 3% मतदान ज्यादा है। जब मतदान ज्यादा होता है तो वो परिवर्तन की तरफ होता है, और यही कमोबेश जो रुझान है वो एग्जिट पोल में भी दिखाए जा रहे हैं। एग्जिट पोल में भाजपा की तरफ दिखाए जा रहे हैं कि उनके पास सीटें ज्यादा है। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है चुनाव नतीजों में, ये एग्जिट पोल है। और लेकिन जो ट्रेंड बताता है हमेशा से, मतदान अगर ज्यादा होता है तो वो सरकार के खिलाफ ही जाता है। 3% ज्यादा है, ये 5 बजे तक है, जबकि 1 घंटे बाद 6 बजे तक वोटिंग हुई है। 6 बजे के बाद जो भी पोलिंग बूथ में मतदाता रहे होंगे वो भी वोट करेंगे, तो यानी ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, और हो सकता है कि आंकड़ा 60 के से ऊपर चले जाए, और ये भी हो सकता है कि कहीं 70% के आसपास में ये जो आंकड़ा है पोलिंग का, मतदान प्रतिशत का, वो पहुंचे। तो वो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज साफ हो गई है कि मतदान 2020 विधानसभा चुनाव से ज्यादा हुआ है, और वो ज्यादा मतदान आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अभी तक का तो यही ट्रेंड रहा है कि जब मतदान ज्यादा होता है तो वो परिवर्तन के लिए होता है, वो दूसरा सत्ता परिवर्तन के लिए होता है। तो इस बार हो सकता है कि भाजपा का जो 27 साल से सूखा है वो इस बार खत्म हो जाए, वो सत्ता पर किसी तरह से पहुंचे और पूर्ण बहुमत वाली सरकार शायद बना ले, और ये भी हो सकता है कि वो गठबंधन करके सरकार बनाए। लेकिन ये एग्जिट पोल है, अभी इसके नतीजे नहीं है, नतीजे 8 तारीख को आएंगे, तब पूरी स्थिति पता चलेगी। लेकिन ये जो बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की हो रही है, अंदाजे की बात हो रही है, और जो ट्रेंड होता है उसकी बात हो रही है। ऋतु, अशरफ, ये बदलाव के बयार की जो हम बात कर रहे हैं, ये बदलाव के बयार की बात शायद अभी से या अभी कुछ दिनों से नहीं हो रही है। लोकसभा के जब से रिजल्ट आए हैं तब से ही कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई जो है बीजेपी का था, और दावे भी बार बार किए जा रहे थे, और शायद ये हम देख भी रहे हैं। देखिए ऋतु, ऐसा नहीं है। 2019 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, तब भी भाजपा के पास पूरी सातों की सातों सीटें थी, लेकिन उसके 1 साल बाद 2020 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन बंपर जीत आम आदमी पार्टी को मिली थी। इस बार भी ऐसा ही है। 2024 के जो विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए उसमें सातों की सातों सीटें भाजपा के पास गई हैं, लेकिन अब 2025 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है इसमें जो मत प्रतिशत है वो बढ़ा हुआ है, और जो एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं उसमें जो संख्या है वो ज्यादा भाजपा के पक्ष में जा रही है। 35 से 40 सीटों के आसपास उनको दिखाया जा रहा है। तो दोनों चीजों को मिला के देखिए कि मतलब जो ट्रेंड रहा है हमेशा, जब भी मतदान ज्यादा होता है तो वो बदलाव की तरफ होता है। तो हो सकता है कि इस बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी से उनको दूसरी विपक्ष में बिठाने का फैसला किया, और जबकि जैसा दावा लगातार चुनाव में हुआ है भाजपा की तरफ से कि वो दिल्ली को एक नई तरह से आगे लेके जाने चाहती है, विकास करना चाहती है, जो उन्होंने वादे किए उन पर भरोसा कर जनता ने उनके पक्ष में वोट किया हो। ऋतु, ये इस पर हम बीजेपी पर, आप पर हम फिर से बात करेंगे। कांग्रेस का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ उपलब्धि अगर हो जाती है, कुछ उपलब्धि मिल जाती है कांग्रेस को थोड़ी बहुत भी, तो उसके बाद एक्टिव होना ज्यादा जरूरी है कि सुस्त होना? शायद इस बार सुस्ती बहुत ज्यादा कांग्रेस की नजर आई है, इसीलिए शायद हम ये आंकड़ा देख रहे हैं। हो सकता है कि एक आए भी और ना भी आए। देखिए कांग्रेस का यहाँ बहुत बुरी हालत है। जब से शीला दीक्षित यहाँ से गई है उसके बाद से कांग्रेस की दिल्ली में जो स्थिति है सब जानते हैं, बहुत खराब है, और कमोबेश पूरे देश में है। लेकिन अभी 2024 के जो विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए थे इनको मजबूती मिली, ये एक अच्छा इन्होंने काम किया। लेकिन अब जैसा 2025 के विधानसभा चुनाव में इनको प्रदर्शन करना चाहिए था वो उस तरह से वो नहीं कर पाए। जिस तरह से इनको एक्टिव होना चाहिए, जैसे भाजपा ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव काफी पहले से तैयारी कर दी थी और तमाम बड़े नेताओं को यहां दिल्ली में उतार दिया था, इस तरह की तैयारी न तो कांग्रेस में नजर आई, ना ही उनके तरह बड़े चेहरे जो हैं वो चुनाव मैदान में उतरे। हां, आखिर में जरूर कुछ लोगों ने यहां पे, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो तमाम यहां आए और उन्होंने प्रचार किया। कांग्रेस के जो बताया जा रहा है, जो नजर भी आया है, वो यह आया है कि कांग्रेस
के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपने स्तर पर खुद जितनी मेहनत की है वो उस पर है, पार्टी स्तर पर जो उनको मदद मिलनी चाहिए थी वो शायद नहीं मिली और उसी का नतीजा है कि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे या जो उनके परिणाम सामने आ रहे हैं सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा रहा जो दिल्ली में काम किया? क्या अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, शराब घोटाले में आरोप लगना तरह तरह के और मंत्रियों पर आरोप लगना, अंदर की गुटबाजी होना, ये सब कहीं ना कहीं मेन कारण बने? बिल्कुल, देखिए भाजपा ने इसी को मुद्दा बनाया है, भ्रष्टाचार, और अरविंद केजरीवाल समेत तमाम उनके जो बड़े नेता थे वो जेल गए और इसी चीज को लोगों पर उन्होंने ज्यादा प्रमुखता से या ये भी कह सकते हैं अशरफ कि शायद या ये भी कह सकते हैं अशरफ कि शायद अरविंद केजरीवाल जेल गए तो पार्टी शायद कमजोर हो गई, जो शायद सपोर्ट मिलना चाहिए था, गाइडेंस मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया, और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अंदरूनी गुटबाजी शुरू हो गई, उस वजह से भी ऐसी स्थिति बनी। बिल्कुल, अंदरूनी गुटबाजी भी है, लेकिन जो नैरेटिव सेट किया बीजेपी ने और जिसको आम आदमी पार्टी लेके आती थी कि वो बहुत ईमानदार हैं, साफ छवि वाले हैं, उसी नैरेटिव को बीजेपी ने पलट दिया। उन्होंने साबित किया कि कैसे इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, कैसे ये लोग आरोपी है और जेल गए हैं। तो वो चाहे वो शराब घोटाला हो या दूसरे घोटाले हो, दिल्ली जल बोर्ड का हो, कई तरह के घोटाले बीजेपी ने उजागर किए और जो आम आदमी पार्टी की साफ और ईमानदार वाली जो छवि थी उसको उन्होंने खराब किया और उसके लिए उन्होंने सबूत दिए कि कैसे इनके जो मंत्री हैं वो तिहाड़ जेल में गए और कई कई महीने वहां पे गुजारे। इस चीज को उन्होंने जनता के बीच में रखा, नैरेटिव सेट किया और हो सकता है कहीं ना कहीं ये बात आम लोगों के दिल में भी घर कर गई। जी वाकई और ये तो घर कर गई, पर यहाँ पर ये भी हमने देखा कि बीजेपी ने जितना ज्यादा एक्टिवनेस यहाँ पर दिखाई और इतनी सारी रैलियां की, चाहे वो पीएम ने की हो, गृह मंत्री ने की हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की हो, योगी आदित्यनाथ ने की हो, इसका भी बहुत अच्छा खासा असर हमने अशरफ देखा है। बिल्कुल, देखिए वही मैंने आपसे कहा कि बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को यहां दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारा है। जितने भी उनके मुख्यमंत्री थे, उनके बड़े नेता थे, राज्यों के बड़े नेता थे, सांसद हों, सब यहां पे उनकी जिम्मेदारी थी। उन लोगों को काफी पहले से जिम्मेदारियां दे दी गई थी और बहुत सक्रियता से वो जनता के बीच में जा रहे थे। अशरफ, मैं आपके पास लौटूंगी। वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नगेली जी, बहुत स्वागत है आपका। आप देख ही रहे हैं, स्थिति एग्जिट पोल भी चुका है और कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत होती हुई नजर आ रही है और आप कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस का तो खैर यहां पर कुछ नजर ऐसा कुछ खास आता नहीं है। कैसे देखते हैं आप? नगेली जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक, फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। शायद कोई नेटवर्क इशू है, इस वजह से बातचीत हमारी नहीं हो पा रही है। लगातार अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, सिर्फ यही मुद्दा नहीं था, और भी कई सारे मुद्दे थे जिसको लेकर के लगातार बीजेपी भुना भी रही थी। चाहे सेफ्टी का अगर हम बात करें, सेफ्टी को लेकर लगातार बातें उठती रही हैं दिल्ली में, और इसको लेकर के एक दूसरे पर आरोप, चाहे बीजेपी आप पर आरोप लगाए, चाहे आप बीजेपी पर आरोप लगाए, पर यहां पर हल इसका निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। अशरफ, अब बिल्कुल देखिए, जो महिला सुरक्षा की बात थी तो वो तो थी, लेकिन इसके लिए हमेशा से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो थी वो पूरी तरह से ये मुद्दा केंद्र सरकार के पाले में डाल देती थी, क्योंकि क्या जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है वो केंद्र सरकार के पास है। जबकि यहाँ पर दूसरा एक जो मुद्दा था प्रदूषण का था, यमुना की सफाई का था, वो जो था उसको बीजेपी ने और अच्छे से यहाँ पे भुनाया है। प्रदूषण उसी का जस का तस बना है, यमुना उसी तरह से गंदी हुई हुए। लगातार यमुना में जी आप तस्वीरें देखते हैं कि कैसे झाग है उसमें, चाहे वो छठ पूजा के दौरान की हो या उसके बाद की स्थिति हो। तो ये मुद्दा जो है वो बहुत आम लोगों के दिलों में है, उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यमुना से आस्था का मामला जुड़ा होता है। तो
वहां कहीं ना कहीं लोग बाग यकीन करते हैं, क्योंकि 10 साल से पिछले अरविंद केजरीवाल को मौका दिया जा रहा था और उन्होंने कहा था कि हम 5 साल में यमुना को साफ कर देंगे, यहां पर बोटिंग होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो ये चीज जो है वो नहीं कर पाए। तो और बीजेपी ने इसको खूब अच्छे से भुनाया, जनता के बीच में रखा, उनके भ्रष्टाचार की बातें रखी, उनके झूठे वादों की बात रखी। तो जो नैरेटिव उन्होंने बीजेपी ने सेट किया उसकी तरफ जो मतदाता हैं वो उनका रुझान बढ़ा, उन्होंने यकीन किया और उसी का शायद नतीजा ऋतु कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं और आम आदमी को थोड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। हालांकि जितनी सीटें 32 से 37 सीटों के पर आम आदमी को दिखाया जा रहा है और 35 से 40 में भाजपा है, तो ज्यादा फर्क नहीं है इन सीटों को भी अगर आप देखें एग्जिट पोल के तो 3 सीटों का। लेकिन ये है कि हां भाजपा के पक्ष में वोट ज्यादा हुआ है और एक ट्रेंड रहता था जैसा कि जब मतदान ज्यादा होता है तो उसका मतलब यही है कि जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। और इस बार भी जो 5 बजे तक के आंकड़े हमारे पास हैं वो साफ बता रहे हैं कि 2020 से 3% ज्यादा मतदान हुआ है, तो यानी ये सत्ता परिवर्तन की तरफ है। ऋतु ठीक ठीक ठीक। सरवन नगेली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरवन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मिल रही जी। जैसी तस्वीर अभी हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती, आप पिछड़ती हुई नजर आ रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी जो चुनाव जीतने की रणनीति पर काम करते हैं, वो उनकी लगातार रणनीति सफल होती दिख रही है। चाहे मध्य प्रदेश के जो या राजस्थान या दिल्ली के चुनाव हुए, अभी महाराष्ट्र के चुनाव हुए, फिर लोकसभा चुनाव में, तो लगातार उनकी रणनीति सफल हो रही है। और अभी तो उनका एक अच्छा एक माहौल चल रहा है पूरे देश में। तो जो अभी रुझान आ रहा है उस रुझान के अनुसार तो कह सकते हैं एक जो आपका एग्जिट पोल है कि उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन मेरा यहाँ ऋतु जी एक दूसरा मानना है। मैं चूंकि ओपिनियन पोल और सर्वेक्षण और भारतीय चुनावी सर्वेक्षण पर थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ, मैं लंबे समय से कर रहा हूँ, कुछ काम भी चल रहा है मेरा किताब का। जाने माने लेखक निक मून ने अपनी पुस्तक ओपिनियन पोल हिस्ट्री थ्योरी एंड प्रैक्टिस में लिखा है कि जनमत सर्वेक्षण अच्छे या बुरे के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अंतर्गुंफित होते हैं। ये चुनाव को भेड़चाल के स्तर तक या रेस्कैप स्तर तक गिराकर पूरे लोकतंत्र को दूषित करते हैं। मेरा मानना है कि मत सर्वेक्षणों के चुनाव अभियान और वास्तविक मतदान पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच होना चाहिए। यह सवाल इसलिए उठता रहा है कि पारदर्शिता इनमें का पहलू नहीं होता है, एकदम विपरीत नजर आते हैं। लेकिन जो पिछले चुनाव हुए हैं राज्यों के, उनमें सर्वेक्षण सही भी साबित हुए, कहीं कहीं गलत भी साबित हुए, जैसे लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देखे अपन। तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक मोटे तौर पर देखा जाए तो उसमें यही तस्वीर निकल कर आती है कि सर्वेक्षण आमतौर पर सही साबित होते हैं। पुराने संदर्भों को देखेंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखेंगे या बाकी चुनाव को, तो थोड़ा सा स्थिति उसमें भिन्न हो जाती है। एक दूसरा मेरा एक और कहना है कि जिस तरह से केंद्र की योजनाएं आपके पास लौटूंगी। गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलरेज जी, अब तो बीजेपी की सरकार बनती हुई एग्जिट पोल में नजर आ रही है, किस तरह से देखते हैं? क्या जो आपके नारे रहे, वादे रहे, शायद वही उसका ही असर दिख रहा है क्या? देखिए, नारे और वादों पर तो जनता का यकीन है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, उसको जमीन पर उतार के नजर दिखाती है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर और है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का झूठ की कलाई जो है वो एक्सपोज हो चुकी है, खुल चुकी है, और जनता में ये लोग आज की तारीख में बदनाम लोगों की श्रेणी में आते हैं, जिनको जनता मानती है कि ये झूठे भी हैं, ये वादे भी तोड़ते हैं, ये कसमें भी तोड़ते हैं, अपनी बच्चों के सर पे हाथ रख के खाई कसमों को भी तोड़ते हैं, और ये भ्रष्टाचारी भी है। और शराब में इन्होंने जिस तरह से घोटाला किया, पूरी जनता जो थी, दिल्ली की आवाम थी, वो इनसे चिड़ी हुई थी। यहाँ तक कि आप ऑटो में बैठो, आप ऑटो चालक से पूछो, आप झुग्गी झोपड़ियों में जाओ, तो वो लोग भी इनसे बिल्कुल चिड़े हुए थे। तो एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, मैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इनके प्रति जो घृणा थी वो चरम पर थी। और बिल्कुल मैं आपको एक बात खुशी और उत्साह शायद भी चुनाव खत्म होने की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।